सेक्शन 1 ए शैडो ऑफ ए मैन ए सब्सटेंस ऑफ ए माइंड, अर्थात एक आदमी की छाया, एक मन का मुख्य पदार्थ उसके विचारों में निहित है। यह छाया बनाम सत्य, शैडो वर्सेस ट्रूथ को जानने में निहित है। हालांकि प्लेटो के बारे में यह वीडियो शुरू करने का एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीका है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी समर ब्लॉकबस्टर की टैगलाइन हो। और फिर भी छाया बनाम वास्तविकता के रूप में यही सरल, पावरफुल विरोधाभास फिलॉसफी के एक स्थायी चिंतक के दिल में समाया हुआ है। हम बेशक यहां प्लेटो की ही बात कर रहे हैं। लगभग 428-429 ईसा पूर्व में एक अमीर और प्रभावित एथेनियन परिवार में जन्मे प्लेटो तत्कालीन ग्रीस में अत्यधिक राजनीतिक उथल-पुथल के द्वार से गुजरे। पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक प्लेटो का जन्म लगभग 429 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस में हुआ था। उनके माता-पिता ग्रीक अभिजात्य वर्ग के सदस्य थे। अपने सामाजिक वर्ग के कारण प्लेटो को कई प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता था। हालांकि किसी भी व्यक्ति का उन पर सुकरात और उनकी बहस करने और संवाद बनाने की क्षमता जितना प्रभाव नहीं पड़ा होगा। वास्तव में प्लेटो के लिखित कार्यों से ही हमें सुकरात के बारे में अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है, जबकि उनके परिवार को उनसे राजनीति में करियर बनाने की उम्मीद थी। दो घटनाएं प्लेटो को इस जीवन शैली से दूर ले जाएंगी। पेलोपोनेसियन युद्ध, जिसमें स्पार्टा की जीत पर प्लेटो के कई रिश्तेदार तानाशाही का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था, और नई भ्रष्ट एथेनियन सरकार द्वारा 399 ईएडपू में सुकरात की फांसी। इसके बाद प्लेटो ने दर्शन शास्त्र की ओर रुख किया और लिखना और यात्रा करना शुरू किया। उन्होंने सिसिली में पाइथागोरस के अधीन अध्ययन किया और एथेंस लौटने पर अकादमी की स्थापना की, एक स्कूल जहां उन्होंने और अन्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों ने दर्शन और गणित पढ़ाया और चर्चा की। प्लेटो के छात्रों में अरस्तु भी था। पहले उनका रास्ता राजनीति की ओर जाने का था, लेकिन फिर वह एक आदमी से मिले, एक आदमी जिसने सब कुछ बदल दिया। सोक्रेटिस या सुकरात, वे लगातार क्रोधित करने वाले, पूरी तरह से शानदार प्रश्न पूछने वाले दार्शनिक थे, जिसकी वजह से उन्हें जहर पीकर मर जाने की सजा एथेंस की राजनीति में दी गई। उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया, सवाल उठाया कि अच्छा जीवन किससे बनता है, और सामाजिक और राजनीतिक सवालों पर चर्चा की। उनका कार्य और उनके विचार पश्चिमी दर्शन की नींव बने। जबकि सुकरात को अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना जाता है, उन्होंने कभी भी अपने किसी भी विचार को नहीं लिखा, और हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह उनके छात्रों और समकालीनों के लिखित कार्यों पर आधारित है, मुख्य रूप से प्लेट, जेनोफोन और अरिस्टोफेन्सो के कार्य। फिर प्लेटो का रास्ता बदल गया। सुकरात की दुखद मृत्यु की घटना की वजह से विजडम की खोज को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। जब सुकरात जीवित थे, एथेंस के राज्य का पतन शुरू हो गया। पेलोपोनेसियन युद्ध में स्पार्टा से शर्मनाक हार के बाद एथेंस के सामने एक तरह की पहचान का संकट था, और वह शारीरिक सुंदरता, धन के विचारों और अतीत को रोमांटिक करने पर केंद्रित हो गया था। चूंकि सुकरात इस जीवन शैली के मुखर आलोचक थे, इसलिए उनके कई शत्रु बन गए। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को अधार्मिक होने और शहर के युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सुकरात को दोषी पाया गया और उन्हें जहरीला पेय पिलाकर मौत की सजा दी गई। निर्वासन में भागने के बजाय जो उसके पास करने का मौका था, सुकरात ने बिना किसी हिचकिचाहट के जहर पी लिया। 399 ईसा पूर्व में सुकरात की फांसी ने एथेनियन लोकतंत्र से, एथेनियन डेमोक्रेसी से प्लेटो का मोह भंग हो गया। उन्होंने अनेक यात्राएं की, लिखा, सीखा और लौटकर एक स्कूल स्थापित किया। एथेंस के बाहर लगभग 387 ईसा पूर्व में एकेडमी के नाम से। यह ऐसे विद्वानों का समुदाय था जो फिलॉसफी में, मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में विशेष ज्ञाता थे। इसके प्रतिभाशाली छात्रों में एरिस्टोटल या अरस्तु 20 वर्षों तक यहां एकेडमी में अध्ययनरत रहे। लेकिन प्लेटो की मुख्य देन उनके संवादों और छायाओं से परे इंद्रियातीत सत्य की खोज में निहित थी। सेक्शन 2, अंतिम शब्द न कहने की कला, द आर्ट ऑफ नॉट हैविंग द फाइनल वर्ड। प्लेटो को पढ़ने में क्यूरियस और डिलाइटफुल बात यह है
कि वह शायद ही अपनी आवाज में बोलते हैं। उन्होंने डायलॉग्स लिखे, फिलोसॉफिकल प्लेज, दार्शनिक नाटकों के रूप में। संवाद रूपी नाटकों का नायक अक्सर सुकरात होता था, जो सवाल पे सवाल पूछता रहता था। सुकरात की तरह प्लेटो का मानना था कि दर्शन निरंतर पूछताछ और संवाद की एक प्रक्रिया है, और उनका लेखन इसी प्रारूप में सामने आया। इन संवादों के बारे में दो सबसे दिलचस्प बातें यह हैं कि प्लेटो ने जिन विषयों पर लिखा था उन पर उनकी अपनी राय कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी। हालांकि गहन शोध के साथ कोई भी उनके रुख का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकता है, और वह कभी भी एक पात्र नहीं थे। उसकी लिखाई। प्लेटो चाहते थे कि पाठकों में विषयों पर अपनी राय बनाने की क्षमता हो और उन्हें यह न बताया जाए कि कैसे सोचना है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वह कितने कुशल लेखक थे। इसी कारण उनके कई संवाद संक्षिप्त निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि जो ऐसा करते हैं वे संभावित प्रतिवाद और संदेह की अनुमति देते हैं। प्लेटो के संवाद विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं से संबंधित थे, जिनमें कला, रंगमंच, नैतिकता, अमृता, मन और तत्वमीमांसा, आर्ट, थिएटर, एथिक्स, इमॉर्टैलिटी, द माइंड एंड मेटाफिजिक्स जैसी चीजें शामिल थीं। प्लेटो द्वारा लिखे गए कम से कम 36 संवाद हैं, साथ ही 13 पत्र भी हैं। हालांकि इतिहासकार पत्रों की प्रामाणिकता पर विवाद करते हैं। सामान्य, राजनेता, कवि सब इन संवाद रूपी बहसों में खिंच आते थे, अपने अपने मत को अभिव्यक्त करने। प्लेटो के ये नाटक रूपी संवाद शुष्क ग्रंथ नहीं थे। नाटकीय, बौद्धिक चिंतन और हास्य व्यंग्य से भरे हुए थे। ये संवाद प्लेटो को एक सीधा साधा रूढ़िवादी निष्कर्ष के बिना, सिंपल डॉगमेटिक कंक्लूजन के बिना नए नए आइडियाज की खोज करने देता है। हम इन संवादों में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, हम बातचीत में जूरी सदस्य जैसे शामिल हैं। वह एक पात्र से क्रांतिकारी विचार रखवाते हैं, दूसरा चरित्र इन क्रांतिकारी विचारों के खिलाफ हमारी आपत्तियां बोल देता है। यह कम्युनल इंक्वायरी है, यह सामूहिक जांच है, सोक्रेटिक आदर्श, साझा प्रयास से सत्य की खोज करने के उद्देश्य से। प्लेटो हमें फिनिश्ड कैथेड्रल नहीं देता या अंतिम निर्णय नहीं देता, वरन नए आइडियाज की ओर जाने हेतु ब्लूप्रिंट्स, टूल्स और एक सामूहिक विचार विमर्श करने वाली टीम देते हैं। ये कहीं ज्यादा उदार और स्थायी उपहार है। सोचने का तरीका, चिंतन करने का द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक तरीका। ठीक है। सेक्शन 3, पूर्ण प्रत्ययों की खोज में रूपों का सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत। प्लेटो द्वारा विकसित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक उसका रूप का सिद्धांत था। प्लेटो का कहना है कि वास्तविकता दो विशिष्ट स्तरों पर मौजूद है। एक, दृश्य जगत, द विजिबल वर्ल्ड, जो दृश्यों और ध्वनियों से बना है। 2, बोधगम्य संसार, द इंटेलिजिबल वर्ल्ड, रूपों का संसार, जो दृश्य संसार को उसका वास्तविक अस्तित्व प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सुंदर पेंटिंग देखता है तो उस व्यक्ति में सुंदरता को पहचानने की क्षमता होती है, क्योंकि उसके पास एक अमूर्त अवधारणा होती है कि सुंदरता क्या है। इसलिए सुंदर चीजें सुंदर दिखाई देती हैं, क्योंकि वे सुंदरता के रूप का हिस्सा हैं। जबकि दृश्यमान दुनिया में चीजें बदल सकती हैं और अपनी सुंदरता खो सकती हैं। सुंदरता का रूप शाश्वत है, कभी नहीं बदलता है और देखा नहीं जा सकता है। प्लेटो का मानना था कि सुंदरता, साहस, अच्छाई, संयम और न्याय जैसी अवधारणाएं देश और काल के बाहर रूपों की पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो दृश्य दुनिया में होने वाली घटनाओं से अप्रभावित है। जबकि फॉर्म का विचार प्लेटो के कई संवादों में दिखाई देता है। प्लेटो की फॉर्म की अवधारणा पाठ से पाठ में भिन्न होती है और कभी-कभी इन मतभेदों को पूरी तरह से समझाया नहीं जाता है। प्लेटो के रूपों के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ने अधिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में अमूर्त विचार को शामिल किया। जैसे सभी डॉग्स अलग अलग रूप में दिखते हैं, फिर भी आप उन्हें तुरंत डॉग के रूप में पहचान लेते हैं। कैसे? प्लेटो मैसी चेंजिंग सेंसरी वर्ल्ड के पार फॉर्म्स की इटर्नल अनचेंजिंग दुनिया है। प्लेटो के अनुसार अव्यवस्थित, परिवर्तनशील संवेदी इंद्रियानुभव से प्रतीत संसार के पार प्रत्यय, रूप या आइडियाज का एक शाश्वत अपरिवर्तनीय संसार है। एक परफेक्ट फॉर्म, जैसे भिन्न कुत्तों के सार रूप डॉगनेस का प्रत्यय, जिससे सब डॉग्स डॉग के रूप में पहचाने जाते हैं।
खूबसूरत चीजें सौंदर्य की प्रतिलिपि, प्रतिबिंब, कॉपीज या पार्टिसिपेंट्स हैं। सौंदर्य अपने आप में इटर्नल और परफेक्ट, नित्य और पूर्ण रूप में रहता है। हमारी दुनिया विशेषों की दुनिया है। फॉर्म्स या आइडियाज की दुनिया सामान्यों की दुनिया है। दृश्य जगत में सब चीजें बदलती रहती हैं, तो ये सर्टेनिटी कहां से आती है? प्लेटो दो दुनिया की अवधारणा प्रस्तावित करते हैं। सेंसेस की दुनिया, ओपिनियन, इंटेलिजिबल या बुद्धिगम्य प्रत्ययों की अनुभवातीत दुनिया, जो ट्रू नॉलेज या सत्य ज्ञान देते हैं। फिलोसोफर पर्टिकुलर से यूनिवर्सल, कॉपी से ओरिजिनल, शैडो से रियलिटी तक अधिरोहण करता है। इस प्रकार प्लेटो का थियोरी ऑफ फॉर्म्स प्रत्ययवाद परिवर्तनशील संवेदन रूपी समुद्र में मेटाफिजिकल एंकर या आध्यात्मिक सहारे के रूप में प्रत्ययों के सहारे से बौद्धिक सत्य को देखने, अनुभव करने का आह्वान है। सेक्शन 4, सारथी और उसके अनियंत्रित घोड़े, प्लेटो की त्रिपक्षीय आत्मा की थ्योरी, द रिपब्लिक और एक अन्य प्रसिद्ध संवाद फीड्रस में प्लेटो तर्क संगतता और आत्मा की अपनी समझ पर चर्चा करता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: तर्क, साहस और भूख। रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। तर्क, रीजन, यह आत्मा का वह हिस्सा है जो किसी चीज के सत्य बनाम असत्य, वास्तविक बनाम मिथ्या होने पर सोचने और समझने और तर्क संगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। रीजन या तर्क सारथी का प्रतीक है, सत्य की खोज और मार्गदर्शन की ओर हमें प्रेरित करता है। जब आप मौज मस्ती की पार्टी करने के बजाय पढ़ाई करना चुनते हैं, आपकी बुद्धि, रीजन सारथी काम कर रहा होता है। साहस, स्पिरिट, यह आत्मा का वह हिस्सा है जो उन सभी इच्छाओं के लिए जिम्मेदार है जो जीत और सम्मान चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा न्यायपूर्ण है, तो आत्मा को तर्क को लागू करना चाहिए ताकि तर्क आगे बढ़े। आत्मा की निराशा से क्रोध की भावना उत्पन्न होगी और दुर्व्यवहार महसूस होगा। साहस या स्पिरिट यहां महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, सम्मान, ऑनर, सत्य प्राप्त करने की कर्तव्यपूर्ण चेतना में धार्मिक क्रोध या राइटियस एंगर, तर्क बुद्धि की मददगार शक्ति है। क्षुधा, एपिटाइट, यह आत्मा का वह हिस्सा है जहां से बहुत बुनियादी लालसाएं और इच्छाएं आती हैं। उदाहरण के लिए प्यास और भूख जैसी चीजें आत्मा के इस हिस्से में पाई जा सकती हैं। हालांकि भूख में अनावश्यक और गैर कानूनी आग्रह भी शामिल होते हैं, जैसे अधिक खाना या अधिक यौन संबंध बनाना। एपिटाइट या क्षुधा भोजन, सुख, धन, इरेशनल, अबौद्धिक, त्वरित संतुष्टि देने वाली चीजों की ओर खिंचाव का प्रतीक है। काला घोड़ा आपको गर्त या पतन की ओर खींचता है, इसलिए संयम जरूरी है। वर्चुअस लाइफ, हायरार्की कायम, रीजन कमांड्स, स्पिरिट डिसिप्लिन्स, एपिटाइट्स ओबे। एपिटाइट्स मुक्त, आत्मा केओस और अनहैप्पीनेस में। लक्ष्य अनियंत्रित घोड़ों को खत्म करना नहीं है, वरन उन्हें हार्मोनाइज करना है रीजन के मार्गदर्शन में। यह साइकोलॉजिकल मॉडल आज भी रिमार्केबली इंसाइटफुल है। आत्मा के इन विभिन्न भागों को समझाने के लिए प्लेटो ने सबसे पहले एक न्यायपूर्ण समाज में 3 अलग-अलग वर्गों को देखा: संरक्षक, सहायक और श्रमिक। प्लेटो के अनुसार तर्क को किसी व्यक्ति के निर्णयों पर शासन करना चाहिए, साहस को तर्क की सहायता करनी चाहिए और क्षुधा का संयम पूर्वक पालन करना चाहिए। इन 3 भागों के बीच संबंध को सही तरीके से बनाए रखने से व्यक्ति को व्यक्तिगत न्याय प्राप्त होगा। इसी तरह प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श समाज में तर्क का प्रतिनिधित्व एक अभिभावक वर्ग द्वारा किया जाएगा, शासक जो दर्शन के आधार पर नेतृत्व करते थे, जिसका समाज पूरे दिल से पालन करेगा। साहस का प्रतिनिधित्व सहायक वर्ग द्वारा किया जाएगा, सैनिक जो शेष समाज को संरक्षक वर्ग का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। और क्षुधा का प्रतिनिधित्व समाज के मजदूरों, कामगारों और व्यापारियों द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 5, आत्मा के बिल्डिंग ब्लॉक्स से यूटोपिया। प्लाटो, राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है, सिटीज जस्टिस मिरर्स सोल्स जस्टिस। सामंजस्यपूर्ण समाज ही सामंजस्यपूर्ण आत्मा की संरचना का प्रतिबिंब है। प्रोड्यूसर्स, किसान, कारीगर, व्यापारी एपिटाइट से मेल खाते हैं, डिफाइनिंग वर्च्यू, टेम्परेंस। ऑक्सिलियरीज, योद्धा वर्ग, स्पिरिट, डिफाइनिंग वर्च्यू, करेज, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करने वाले हैं। रूलर्स, फिलोसोफर किंग्स, रीजन,
धन सम्मान नहीं, तर्क, ज्ञान और सत्य के प्रेम से प्रेरित है जो समाज को सही दिशा देते हैं। फॉर्म्स को देखकर लौटे, शासन योग्य वही है जिनके पास सच्चा ज्ञान है, वर्च्यू, विजडम। राजनीतिक शक्ति पुरस्कार नहीं वरन उत्तरदायित्व है, बोझ है जिसके लिए लोग सबसे कम उत्सुक हैं। इसलिए समाज में सबसे योग्य लोग ही यह भार उठाए। जब राज्य का हर हिस्सा अपना कार्य सामंजस्य में करता है, तभी एक राज्य एक आत्मा की तरह न्यायपूर्ण होता है। सेक्शन 6, प्लेटो की एलेगोरी ऑफ द केव उनकी विश्व दृष्टि की जीवंत कहानी है। अपने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक, द रिपब्लिक में, प्लेटो ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि कैसे मानव धारणा, ह्यूमन परसेप्शन, रूपों के अस्तित्व के बारे में किसी को भी पता चले बिना मौजूद है और कैसे सच्चा ज्ञान केवल दर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त कोई भी ज्ञान बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बल्कि केवल राय है। प्लेटो की गुफा का रूपक, गुफा के रूपक को सुकरात और प्लेटो के भाई क्लोकोन के बीच बातचीत के रूप में पढ़ा जाता है। संवाद में सुकरात क्लोकोन से एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए कहते हैं जहां एक भ्रम को वास्तविकता के रूप में माना जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए वह निम्नलिखित उदाहरण बनाते हैं। वहां एक गुफा मौजूद है जिसके अंदर जन्म से ही कैदियों का एक समूह बंद है। ये कैदी चल फिर नहीं सकते। उनकी गर्दन और पैरों को जंजीर से बांध दिया जाता है ताकि वे हिल न सकें या घूम न सकें, और वे केवल वही देख सकें जो उनके सामने है, एक पत्थर की दीवार। कैदियों के पीछे और ऊपर एक आग है और आग और कैदियों के बीच एक नीची दीवार है जहां लोग अपने सिर पर वस्तुएं लेकर चलते हैं। आग की रोशनी कैदियों के सामने की दीवार पर वस्तुओं की छाया डालती है। ये छायाएं सभी कैदी देख सकते हैं। वे केवल गुफा से आने वाली गूंज की आवाजें सुनते हैं। अब क्योंकि ये कैदी कभी भी वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में नहीं आए हैं और अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल छायाएं देखी हैं, वे इन छायाओं को वास्तविकता समझने की भूल करते हैं। उनके लिए गुफा की गूंज छायाओं द्वारा उत्पन्न शोर है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किताब की छाया दिखाई दे तो ये कैदी दावा करेंगे कि उन्होंने एक किताब देखी है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि यह किसी किताब की छाया है, क्योंकि वे छायाओं की वास्तविकता को नहीं जानते। अंततः कैदियों में से एक इस दुनिया की प्रकृति को समझेगा और यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि आगे कौन सी छाया आएगी जिससे अन्य कैदियों की प्रशंसा और मान्यता प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि कैदियों में से एक को रिहा कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति उस कैदी को असली किताब दिखाए तो कैदी उसे पहचान नहीं पाएगा। कैदी के लिए किताब वह छाया है जो दीवार पर पड़ी थी। किताब का भ्रम किताब से भी अधिक वास्तविक लगता है। सुकरात आगे सोचते हुए सोचते रहे कि यदि वह मुक्त कैदी आग की ओर मुड़ गया तो क्या होगा। कैदी निश्चित रूप से इतनी रोशनी से दूर होकर अंधेरी छाया की ओर मुड़ जाएगा जिसे वह अधिक वास्तविक मानता है। अब क्या होगा अगर इसे एक कदम आगे बढ़ाया जाए और कैदी को बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाए? कैदी क्रोधित, व्यथित होगा और अपने सामने वास्तविकता को देखने में असमर्थ होगा, क्योंकि वह प्रकाश से इतना अंधा हो जाएगा। लोकप्रिय संस्कृति में प्लेटो का गुफा का रूपक, यदि यह कहानी थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है तो इसका कारण यह है कि आपने पहले इसका कुछ रूपांतर देखा होगा। 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द मैट्रिक्स प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव पर आधारित है। कीनू रीव्स के चरित्र नियो को उद्धृत करने के लिए वाह। हालांकि थोड़ी देर के बाद कैदी समायोजित हो जाएगा और समझ जाएगा कि गुफा में वास्तविकता गलत थी। वह सूर्य की ओर देखता था और समझता था कि यह इकाई ही थी जिसने रथुओं, वर्षों और इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज का निर्माण किया था। और यहां तक कि कुछ हद तक वह और उसके साथी कैदी गुफा में जो कुछ भी देख रहे थे उसका कारण भी यही था। कैदी गुफा के उन दिनों को यादों के साथ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि अब उसे समझ आएगा कि उसकी पूर्व धारणा वास्तव में वास्तविकता नहीं थी। मुक्त कैदी फिर गुफा में लौटने और दूसरों को मुक्त करने का फैसला करता है। जब कैदी वापस आता है तो वह गुफा के अंधेरे में तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता है। अन्य कैदियों को यह व्यवहार चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि गुफा का अंधेरा अभी भी उनकी एकमात्र वास्तविकता है, और प्रशंसा करने के बजाय वे उसे मूर्ख मानते हैं। और मुक्त कैदी जो कहता है
उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कैदियों ने मुक्त कैदी को रिहा करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसका क्या मतलब है? प्लेटो ने गुफा के अंदर जंजीरों से बंधे कैदियों की तुलना ऐसे लोगों से की है जो उसके रूपों के सिद्धांत से अनजान हैं। लोग जो सामने हैं उसे ही वास्तविकता समझ लेते हैं और अज्ञान में जीते हैं, और काफी खुशी से, क्योंकि ये लोग अज्ञान ही जानते हैं। हालांकि जब सच्चाई के कुछ हिस्से सामने आने लगते हैं तो यह भयावह हो सकता है और लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि कोई सत्य से मुंह नहीं मोड़ता है और उसे खोजना जारी रखता है तो उसे अपने आसपास की दुनिया की बेहतर समझ होगी और वह कभी भी अज्ञानता की स्थिति में वापस नहीं लौट पाएगा। मुक्त किया गया कैदी उस दार्शनिक का प्रतिनिधित्व करता है जो कथित वास्तविकता के बाहर एक बड़े सत्य की तलाश कर रहा है। प्लेटो के अनुसार जब लोग भाषा का उपयोग करते हैं तो वे देखी जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं का नाम नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि वे ऐसी चीज का नाम रख रहे हैं जिसे देखा नहीं जा सकता। ये नाम उन चीजों से संबंधित हैं जिन्हें केवल दिमाग में ही समझा जा सकता है। कैदी का मानना था कि किताब की छाया वास्तव में एक किताब थी, जब तक कि वह अंततः पीछे मुड़कर सच्चाई देखने में सक्षम नहीं हो गया। अब किसी पुस्तक के विचार को न्याय की अवधारणा जैसी किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज से बदलें। प्लेटो का रूपों का सिद्धांत ही लोगों को अंततः घूमने और सत्य की खोज करने की अनुमति देता है। संक्षेप में, इंद्रियों और धारणा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बल्कि राय है। केवल दार्शनिक तर्क के माध्यम से ही कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। प्लेटो दृश्य जगत रूपी छायाओं को वास्तविक सत्ता का आभास मानते हैं, जिनमें व्यक्ति दिखावे और राय में फंस जाते हैं। आवाजें गूंज हैं, दृश्य छायाएं हैं, बस इतना ही। एक कैदी मुक्त होता है, पहली रोशनी उसे चोट पहुंचाती है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाता है, भ्रम बढ़ता है। फिर सत्य ज्ञान रूपी ऊपर की कठिन चढ़ाई है। पहले छायाएं, फिर प्रतिबिंब, फिर वस्तुएं, अंततः चांद तारे और फिर सूरज, स्रोत और कारण की समझ। वह लौटता, अंधेरे में क्लमजी, लोग विश्वास नहीं करते, मजाक उड़ाते, हिंसक हो सकते हैं। सोक्रेटिस की याद। फिर भी फिलोसोफर का कर्तव्य शासन करना, दूसरों को प्रबुद्ध करना है। यह मानव स्थिति, वास्तविकता की प्रकृति और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का रूपक है। गुड की अल्टीमेट फॉर्म की ओर यात्रा। सेक्शन 7 फ्रॉम फ्लिकरिंग शैडोज टू डिजिटल रेन। गुफा में वापसी। लोग नहीं मानते, शैडो गेम्स में वह कमजोर दिखता है। वह खतरे में। सोक्रेटिस की याद दिलाती कथा। सेंसेस, राय, फॉर्म्स, सच्चा ज्ञान, रीजन की कठिन यात्रा सूरज की ओर। द मैट्रिक्स, सिम्युलेटेड रियलिटी, लाल गोली बनाम नीली, गुफा में रहना या दर्दनाक असेंट। प्लेटो हमें हर निष्कर्ष मानने को नहीं कहते, हमें बातचीत में बुलाते हैं। सतह से परे देखें, जो वास्तविक है, जो सच है, जो अच्छा है, उसे खोजें। यह बौद्धिक हथियारों का आह्वान आज भी उतना ही जरूरी। इस 14 अक्टूबर 2025 को, जितना कि प्राचीन एथेंस के बस्लिंग अगोरा में था, छाया बनाम सत्य, चयन आपका।